ये डरावना वीडियो नेपाल का है। ये इमारत 5 मंजिला है और पानी उससे भी ऊंचा, और जो लोग यहाँ खड़े थे उन्हें 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है, तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की, जहाँ 1 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था और अगले ही सेकंड सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तबाही जो आज नेपाल ने झेली है उसे पूरी दुनिया ने आज देखा, और जब देखा तो दुनिया की रूह कांप गई, क्योंकि तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को रौंदता हुआ गुजरा है। हिंदुस्तान इसको लेकर इसलिए व्यथित है क्योंकि नेपाल के साथ साथ इसमें हमारे भी 105 लोग लापता हैं। वो लोग जो भोलेनाथ के दर्शन करने कैलाश जा रहे थे, अब उनके घरों का फोन तक नहीं लग रहा है। 30 से ज्यादा जवान थाने समेत बह गए, बचाने वाले थे वो खुद लापता हो गए। 60 मजदूर सुरंग के अंदर थे और सुरंग के मुंह पर पूरी की पूरी नदी आ गई। बांध टूटा, हेलीकॉप्टर बचाने पहुंचा था लेकिन खाली लौटना पड़ा क्योंकि उतारने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। ये गंडक बनकर बिहार आ रहा है। 8 जिले अलर्ट पर हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ इन तस्वीरों का है तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खौफ लापरवाही का है। 13 महीने पहले इसी नदी में यही तबाही आई थी। जांच हुई थी, रिपोर्ट बनी थी, उस रिपोर्ट में लिखा था कि दोबारा होगा, लेकिन शायद सब कुछ रिपोर्ट में ही फाइल हो गया। और उसके बाद कुदरत ने वो दिखाया जिसका अंदेशा उसने पहले दिया था, इसलिए कुदरत का सरप्राइज नहीं है। नेपाल जो झेल रहा है वो डिक्लेयर की गई मौत है, बस तारीख आनी बाकी थी। और इसलिए आज सवाल नेपाल की इस त्रासदी को लेकर है कि जब सब कुछ पता था तो सैकड़ों जिंदगियां उस रास्ते पर किसने छोड़ी। क्या ये प्राकृतिक आपदा है या इसके लिए जिम्मेदार हम हैं? आज नेपाल के लिए सारी दुनिया दुआएं कर रही है, लेकिन दुआओं के साथ साथ आज हमें ये समझेंगे कि ये पानी आया कहाँ से। 13 महीने पहले जब वार्निंग दी गई थी तो फिर उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? 26 अगस्त बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे तिब्बत की तरफ से लदे नदी में कुछ तैयार होता है, गड़गड़ाहट होती है। चश्मदीद बताते हैं कि ऐसी आवाज आई जैसे ज्वालामुखी फटा हो, और ये नदी नीचे आकर कहलाती है भोटे कोसी। वहां से चली तो सीधे उस दरवाजे पर पहुंची जहां से नेपाल चीन का सारा व्यापार गुजरता। फिर वहीं पर बॉर्डर पर दरवाजा जहां से भोलेनाथ के यात्री तिब्बत में घुसते हैं, कैलाश जाते हैं। यानी उस सुबह मौत ने वो दरवाजा चुना जहां सबसे ज्यादा लोग खड़े थे, ट्रक वाले मजदूर, पुलिस वाले यात्री। इसके बाद 9 बजे रसूवागड़ी पहुंचता है ये सैलाब, और यहीं पर भी सीसीटीवी सीन आता है। कस्टम, ट्रक, इमिग्रेशन सब बह जाता है। और यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि पूरी कहानी इसे पर है। उस दिन रसुआ में बारिश नहीं हो रही थी, खुद जिला अफसर ने कहा, यानी ये बादल फटने वाली बाढ़ नहीं, ये पानी कहीं और से आया। पानी दौड़ता है, रास्ते में जो आता है गांव बाजार सबको निगलता चला जाता है। बस्तियों को जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से गुजर गया, और पीछे कीचड़, मलबा, सन्नाटा सब कुछ छोड़ के चला गया। इसी तबाही का अगर आप हिसाब लगाएंगे, आप जानते हैं इस नेपाल में इस पानी में क्या क्या निकला। सबसे पहले रक्षकों को निकला, बॉर्डर से लेकर नीचे घाटी तक 3 के 3 पुलिस पोस्ट बह गए। 32 जवान लापता हैं, यानी जिनकी ड्यूटी थी बचाना, उन्हें खुद ढूंढा जा रहा है। दूसरा, सुरंग के 60 लोग। पहाड़ के पेट में अंधेरे में काम चल रहा था, बाहर क्या हो रहा था कोई अंदाजा नहीं था। सुरंग के मुंह पर पूरी नदी आई, अंदर से कोई खबर नहीं, सब बर्बाद। तीसरा, हेलीपैड बह गया, हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। सड़कें कटी हैं, फौज के जवान चट्टानों के सहारे बच्चों को निकाल रहे हैं। बाद उनको नुकसान पहुंचा। 216 मेगावाट के अपर त्रिशूली प्रोजेक्ट का बांध टूटा तो पहाड़ जितने सैलाब में बांध का रुका पानी भी जुड़ गया। त्रिशूली बाजार में घुमा और सब बहाल हो गया। 13 पावर प्रोजेक्ट सब ठप, और इंसान 22 मौतों की पुष्टि हुई। लेकिन यह आंकड़ा छोटा है। 400 लोगों से संपर्क टूटा है। 291 विदेशी हैं, 105 भारतीय हैं, 37 एनआरआई हैं। सबसे ज्यादा तो कैलाश रूट पर हैं। अब एक ऐसी विडंबना है कि शिव के दर पर जाने वाले शिव की झीलों के रास्तों में फंसे हैं। हालांकि सभी लापता का मतलब मौत नहीं होता। टावर बहे हैं, रास्ते कटे हैं, लोग सुरक्षित मिल भी रहे हैं, आंकड़े हर बदल रहे हैं, लेकिन डर है सीमा पर और बुरा हाल है। तिब्बत की वो पोर्ट जहां से कैलाश यात्री एंट्री करते हैं, वहां दर्जनों लोग बहे हैं। हालात ऐसी है कि खुद चाइना ने शी जिनपिंग को सर्च आदेश देना पड़ा। इधर नेपाल के पीएम बालन शाह ने नदी के किनारे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारत की मदद की बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि 88 को जिंदा बचाया गया है, 12 हेलीकॉप्टर लगे हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई अभी।
ऊपर पहाड़ों में पानी अभी भी रुका है। प्रशासन ने साफ कहा है कि एक और दीवार कभी भी टूट सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बारिश नहीं हुई तो नेपाल में पहाड़ जितना पानी आया कहाँ से? और जवाब बड़ा आसान है, हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़, धरती गर्म हो रही, ये पिघल रहे हैं और पिघला पानी कई बार ग्लेशियर के ऊपर ही झील बना लेता है। झील की दीवार क्या है? चट्टान नहीं, बर्फ का मतलब एक दिन ही टूटता है और पूरी झील एक झटके में नीचे। विज्ञान इसे ग्लोफ कहता है, देसी भाषा में पहाड़ पर टंगा पानी का बम। काठमांडू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बर्फ का पहाड़ नदी में गिरा, नदी ब्लॉक हुई, पीछे से पानी जमा हुआ और वो दीवार फटी। उसी सुबह तिब्बत में 4.4 तीव्रता की भूकंप आया था। अब कोई कह रहा है कि भूकंप ने गिराया, कोई कह रहा है कि जेल फटी, सब अलग अलग चला रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बम इस घाटी में पहले ही फट चुका था। हमें पता था, हाँ ऐसा हो सकता है, तैयारी नहीं थी। 8 जुलाई 2025 को यही नदी यही तिब्बत में तालाब लेकर आई थी। 9 मौतें हुई थी, 19 लापता थे। नेपाल चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया था और कैलाश यात्रा ये रूट महीनों के लिए टूटा था। तब नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सैटेलाइट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि फिर हो सकता है। और इसलिए आज कुछ सवाल हमारे नेपाल सरकार से हैं। एक सायरन कीमत कितनी होती है? जुलाई 2025 के बाद ये हिसाब किसी ने क्यों नहीं लगाया कि तिब्बत के टिमरे तक पानी को पहुंचने में वक्त लगता है। 10 मिनट की वार्निंग सैकड़ों जानें बचा लेती, पर वो 10 मिनट किसने खाए? सवाल नंबर 2 चीन से भी है कि झील तिब्बत में है, मॉनिटरिंग चीन के हाथ में है। जुलाई 2025 के बाद नेपाल के साथ रियल टाइम क्या डाटा शेयरिंग शुरू हुई थी, और अगर हुई थी तो फिर ये दिन देखना क्यों पड़ रहा है? ये सारे सवाल हैं। और मान लेते हैं कि हर झील मॉनिटर नहीं कर सकते, कम से कम घाटी से सायरन तो लग सकते थे। उसे घाटी में जहां 13 महीने पहले तबाही आई थी, कई तस्वीरें ऐसी जो सामने डराने वाली थी, जैसे भी ड्राइवर वाली रही। नहीं पता था कि जैसे हमको नहीं पता, सब काम कर रहे थे। और यही सच है कि जल जला पूछ कर नहीं आता। कोई अलर्ट नहीं, कोई सावधानी नहीं, कोई मैसेज नहीं, एक आवाज़, सब खत्म। ये तस्वीरें हैं और इस तबाही ने इंसान के भगवान तक को नहीं छोड़ा। तबाही का पानी 100 किलोमीटर दौड़कर नारायण घाट तक पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उनके चरणों तक गया, शांति के प्रतीक तक। कैलाश के पैकेज बनाने वाली ट्रैवल एजेंसियां जो जानती थी इसी रूट पर तबाही आई है, क्या उन्होंने यात्रियों को बताया था कि रूट कितना हाई रिस्क है? हाई रिस्क का कागज साइन करवाया था? 13 महीने पहले जब हमने बताया, इसी पर ग्लॉफ आया। तो भारत सरकार के लिए भी एक सवाल है, क्या कैलाश यात्रा के लिए कोई एडवाइजरी थी, कोई रिस्क असेसमेंट? जो इतने सारे नागरिक पहुंच गए, ये बम सिर्फ नेपाल के ऊपर नहीं टंगे। अभी चमोली में 2021 में 200 से अधिक लोग मरे थे। सिक्किम में ये जो बम है जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो डैम बहने की बात कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ भी उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम जब सब जगह लटके हैं। सिक्किम के बाद हमारे यहाँ कितनी झीलों पर वार्निंग सिस्टम लगे हैं, कितने प्रोमिसेस पूरे किए गए? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आसान शब्दों में इस पूरी कहानी को समेटें तो 26 अगस्त की सुबह तिब्बत से आई पानी की दीवारें नेपाल का रसुआ निकल लिया। 22 मौतें हुई हैं, सैकड़ों लापता हैं। कुदरत ने किया है, ये सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि कुदरत ने 13 महीने पहले रिहर्सल किया था, वार्निंग दी थी, लिखित दी थी, लेकिन हम नहीं समझे। बाढ़ कुदरत भेजी है, लेकिन बिना वार्निंग की मौत वो सिस्टम भेजता है। और आप हिम्मत मत हारिए, लोग मिल रहे हैं, जो अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस घटना को आप प्राकृतिक घटना मानते हैं या इंसान की लापरवाही का नतीजा? दोनों जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।